महिला अपने सास को लेकर हॉस्पिटल जाती है, हॉस्पिटल को दिखाने के लिए। लेकिन उसने जो नंबर लगवाया हुआ था वो नंबर देर से लगता है, इसलिए नंबर शाम तक आता है। सास और बहू दोनों बहुत देर तक बैठकर इंतज़ार करती रहती और ऐसा पहली बार नहीं था जो वो काफ़ी देर हो जाया करती थी। हॉस्पिटल के अंदर काम करने वाले एक कंपाउंडर की नज़र उस महिला पर पड़ जाती है। जब अगली बार वो महिला आती है तो उसका नंबर वो खुद ही अपनी तरफ से ऐड कर देता है, इसीलिए इस बार उसको इंतज़ार नहीं करना पड़ा। और जैसे ही महिला का नंबर जल्दी से आता है, वो भी आश्चर्यचकित थी कि इससे पहले तो कभी नहीं हुआ, आखिरकार यह होता कैसा है। तभी कंपाउंडर आता है और आने के बाद कहता है कि आपका जो नंबर इस बार जल्दी आया है वो मेरी वजह से आया है, क्योंकि मैंने नंबर जल्दी लगवा दिया था। आपको और आपकी सास को बहुत दिक्कत होती है, परेशानी होती है, यही सोचकर मैंने आपकी मदद की। पहली बार था, लेकिन जब जब वो महिला अपनी सास को लेकर आया करती थी तब तब वो कंपाउंडर उसका नंबर अब पहले ही लगवा दिया करता था। दोनों की बातचीत का सिलसिला यहीं से शुरू हो जाता है। दोस्ती हो जाती है, दोस्ती कुछ गहरी हो जाती है। इसी बीच वो महिला एक ऑफ़र देती है। वो कहती है कि उसका पति एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है, यानी नौकरी करता है, लेकिन रात को वो देर से आता है। तुम अगर चाहो तो मेरे घर पर आ सकते हो। मेरी सास बीमार रहती हैं, वो एक कमरे में रहती हैं और दूसरे कमरे में मैं बिल्कुल अकेली रहती हूँ। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो तुम आ सकते हो। उसको अपने घर का एड्रेस देती है, नंबर देती है, जानकारी देती है, समय भी दिया जाता है, तारीख भी दी जाती है। अब वो कंपाउंडर बताए हुए एड्रेस पर, पते पर, बताई हुई जगह पर जाता है और उस समय पर पहुंचता है। वहां जाने के बाद उस महिला से मुलाकात करता है। मुलाकात करने के दौरान दोनों में इतनी ज़्यादा नज़दीकियाँ पहुंच जाती हैं जैसे कि पति पत्नी नज़दीक हो जाते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ें कुछ बाहर तक पहुंच रही थीं। तभी सास ने आवाज़ सुनी और घर के अंदर पत्नी के अलावा, यानी कि उसकी बेटी या बहू के अलावा कोई और है। लेकिन जब वो देखती हैं तो वो महिला उस कंपाउंडर के साथ होती हैं। तो सास को गुस्सा आ जाता है और यहीं से एक भयानक कत्ल की कहानी शुरू हो जाती है। एक ही नहीं, एक के साथ बल्कि दो दो कत्ल की कहानी शुरू हो जाती है। दो कत्ल के बाद जब यह मामला फिर कोर्ट में पहुंचता है तो कोर्ट में जज साहब कहने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि इस व्यक्ति को तब तक फांसी के फंदे पर लटकाया जाए जब तक इसकी प्राण न निकल जाए। आज इस कहानी को सुनने पर आप लोग भी मजबूर हो जाएंगे कि इस दुनिया में कैसे कैसे प्रवृत्ति के लोग, कैसे कैसे प्रवृत्ति के इंसान रहते हैं। जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, यह गुजरात प्रदेश के ज़िला अहमदाबाद का थाना लगता है और जो अहमदाबाद से लगभग 12 किलोमीटर के आसपास की मैं बात कर रही हूँ। 3 जून लगभग रात 8 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। 33 या 34 साल का युवक जो दुबला पतला है वो अचानक ही अपने घर के बाहर खड़ा हुआ है। मकान नंबर है D147। उसे कंधे पर एक थैला लटकाया हुआ है और थैले में कुछ सामान रखा हुआ है। वो पहले खड़ा होता है D147 के बाहर, कुछ इंतज़ार करते हुए उससे जो है बेल दबाता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, कोई आवाज़ नहीं आती। इसके बाद फिर से वो दोबारा बेल दबाता है और फिर भी दोबारे पर भी कोई रिस्पांस नहीं आता है। उसने फिर कुछ देर इंतज़ार किया, फिर तीसरी बार बेल दबाता है। जब तीसरी बार बेल दबता है तब उधर से आवाज़ आती है कि रुको, मैं आ रही हूँ, मैं खाना बना रही थी, आज लगता है तुम थोड़ा जल्दी आ गए हो। बस इतना कहना था कि दरवाज़ा जैसे ही खुलता है वो बुज़ुर्ग महिला थी और जिसका नाम होता है कंचन मोदी। कंचन मोदी, जिनकी उम्र लगभग 55 साल के आसपास होती है, दरवाज़ा खोलती हैं। सामने एक अनजान शख्स खड़ा हुआ था। तुम क्या कर रहे हो या यहाँ क्यों खड़ी हो, ये सब वो पूछती हैं। इस तरह की बातें कही जाती हैं तो वो अंदर आ जाता है। इससे पहले कि वो महिला चीखती चिल्लाती कुछ करती, वो अपने थैले में से कुल्हाड़ी निकालता है और कुल्हाड़ी को लोहे की तरफ से पकड़ता है और जो डंडा लगा हुआ था लकड़ी का वो पूरी ताकत से उस महिला के सर पर मार देता है। जैसे ही उस महिला को सर पे मारता है, महिला बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती हैं। इसके बाद उस लड़के ने तत्काल प्रभाव से दरवाजे को बंद किया, खिड़कियां बंद करता है, पर्दे गिराता है और पर्दे गिराने के बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। पहली बार तो उसने लोहे की तरफ से पकड़ा था, लेकिन अब की बार उसने लकड़ी की तरफ पकड़ा और एक के बाद एक कई उस बूढ़ी महिला के सर पे वार कर देता है। वो सोकर गिर जाती हैं और जो सर था उनका वो कई टुकड़ों में, कई हिस्सों में कट जाता है। उसके बाद उसने उस महिला की लाश को टांगों की तरफ से पकड़ता है और खींचते हुए रसोई की तरफ ले जाता है।
रसोई में जाकर देखता है तो कुछ सामान बन रहा था जो उस बर्तन में देखा तो दाल उबल रही थी। उसने जलते हुए चूल्हे को बंद कर दिया और आराम से बैठ जाता है और बैठने के बाद वह कई तरह की गालियाँ देना शुरू कर देता है, अजीब तरह की बातें करता है। लेकिन जब फिर उसे होश आता है, इसके बाद महिला को रसोई की तरफ ले जा रहा था, तब उसने अपनी उसी थैले के अंदर एक चाकू निकालता है और उस महिला के गले पर रेतना शुरू कर देता है। तब तक रेतता है जब तक या बिल्कुल वो अलग होने की स्थिति में न पहुंच जाता। अब इसके बाद वह वहां से उठता है। उठने के बाद वो तार पर देखता है एक साड़ी सूख रही थी। उसके बाद वो वहां से साड़ी को उठाता है और ले आने के बाद वो आराम से ज़मीन पर बिछा देता है। और बिछाने के बाद उस महिला को उसकी गठरी बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गठरी बन नहीं पा रही थी। तो आखिरकार वो करे तो क्या करे। इसके बाद वो अपने जो थैला लाया था उस कपड़े के थैले में से वो गड़ासा निकालता है और उसको निकालने के बाद उस महिला के हाथ के टुकड़े करता है, पैर के टुकड़े करता है। जब शरीर के हिस्से थोड़े छोटे हो जाते हैं तब उस महिला के वो सारे टुकड़ों को बटोर कर उस साड़ी के हिस्से पर रखता है और उस साड़ी को गठरी बना देता है। जैसे ही महिला की गठरी बन जाती है, किचन के अंदर जो सीमेंट की सैलाब थी उस सैलाब के नीचे उस गठरी को आराम से समेट कर रख देता है। लेकिन तब तक किचन के अंदर चारों तरफ ब्लड फैल जाता है और दरवाजे पर उस महिला ने जो सिर पर डंडा मारा था और वहीं पास में ही कई बार कुल्हाड़ी से वार किया था, तो वहां पर भी ब्लड चारों तरफ फैला हुआ था। उसके बाद उसने उस ब्लड को साफ कर रहा था। किचन में जाता है, फिर किचन में साफ सफाई करता है। उसकी नज़र दीवार पर पड़ती है तो दीवार पर भी चारों तरफ ब्लड फैला हुआ है। आखिरकार उस ब्लड को भी साफ सफाई कर देता है। अब उसे लगता है कि वह पूरी तरह से साफ सफाई करके हट चुका है, सब कुछ ठीक हो चुका है, ओके हो चुका है। और इसी बीच में एक बार फिर से घंटी बज जाती है। बजती है, वो एकदम हकबक्का हो जाता है क्योंकि वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अब रात के 10 बज चुके हैं, 10 बजे कौन आया होगा। तुरंत ही उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की और उसने अपने हाथ जल्दी जल्दी साफ किए और दूसरी घंटी बजती है। लगातार फिर तीसरी घंटी बजती है। तीसरी घंटी बजते ही दरवाज़ा खोल देता है। दरवाज़ा खोलता है तो कंचन मोदी का जो बेटा होता है, जिसका नाम पीपल मोदी होता है, आखिरकार पीपल मोदी को देखकर वो भी घबरा जाता है और पीपल मोदी भी घबरा जाते हैं। दोनों एक दूसरे से सवाल पूछ रहे थे। खासकर पीपल मोदी पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए हो, तुम क्या कर रहे थे अंदर, इस घर के अंदर। इस तरह की बातें आती हैं तो वो कहता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा था। इस तरह के बहाने लेता है और जैसे ही पीपल अपने घर के अंदर जाता है और पूछता है कि मेरी माँ कहाँ पर है। जैसे ही माँ के बारे में वो पूछता है कि तुम्हारी माँ रसोई के अंदर है, किचन में काम कर रही हैं, जाकर देख लो, मिल लो, उनसे बातचीत कर लो। जैसे ही पीपल मोदी घर की तरफ मुड़ता है, अंदर रसोई की तरफ जाने लगता है, वैसे ही वो तुरंत ही इसी बीच में वो जो लकड़ी का दरवाज़ा होता है वो तुरंत ही बंद कर देता है और पीछे से दौड़ता हुआ किचन में जाता है। जबकि किचन में जा रहा था तो रास्ते में ब्लड फैला हुआ था, में वो ब्लड लग चुका था। अब किचन के काफ़ी उसने गठरी देखी तो काफ़ी ब्लड बह चुका था। ऐसी स्थिति में बिल्कुल कुछ कह पाता, शोर मचाता, कुछ कहने की कोशिश करता, लेकिन इससे पहले ही उसके सर पर एक के बाद एक लगातार कई कुल्हाड़ियों से वार कर दिए जाते हैं। तो इसके बाद उसके चीखने और चिल्लाने और शोर मचाने का कोई मौका नहीं मिलता। पीपल यहाँ पर अपना दम तोड़ देता है, लेकिन जो कातिल होता है अब वो ठंडा नहीं हुआ था। इसके बाद फिर से वो अपने सामान के लेकर जाता है, कभी चाकू से, कभी गड़ासे से, कभी कुल्हाड़ी से। अब विपिन के भी वो शरीर के कई कई अलग हिस्से में, यानी उसको भी शरीर के कई टुकड़े कर देता है। वही उसे एक बोरी मिल जाती है। बोरी लाता है विपिन को भी, वो बोरी के अंदर आराम से पैक कर देता है। जैसे बिल्कुल पैक करता है, उसकी माँ जिसने वो गठरी बांध कर पहले से ही रखी थी, ठीक उसके नीचे भी विपिन को भी वो रख देता है और फिर अपनी रसोई की साफ़ सफाई करता है। साफ़ सफाई करने के बाद आराम से तसल्ली हो जाती है। अपना जो सामान है जिसने उसने कत्ल किया था उसकी भी साफ़ सफाई करता है, धोता है, एक एक चीज़ को बड़ी तसल्ली से, बड़े आराम से, जहाँ जहाँ उसको दिखाई देता है ब्लड, वहाँ वहाँ वो बहुत ही आराम से साफ़ सफाई करता है। देखते देखते करीब रात की 11 बज जाते हैं। उसको पता ही नहीं चलता कि रात 8 बजे से उसने काम करना शुरू किया और काम करते करते लगभग 3 घंटे हो जाते हैं, यानी कि रात की 11 बज जाते हैं। वो थोड़ा थक चुका था, इसीलिए वो अपनी कमर को आराम देने के लिए वहीं पास में एक पलंग पड़ा होता है, पलंग पर जाकर लेट जाता है। और जैसे ही पलंग पर लेटता है
उसकी आंख लग जाती है तो वो सो जाता है। जब वो सुबह के लगभग 4:30 बजे के आसपास का वक्त रह चुका था, वो एकदम से हड़बड़ाते हुए उसकी आंख खुलती है तो देखता है कि सुबह के 4:30 बज चुके हैं। यानी कि जो घटना शुरू हुई थी 3 जून 2017 की रात, अब घटनाक्रम आगे का समय बढ़कर वो 4 जून 2017 की सुबह लगभग 4:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। उसने अपने आप को भी संभाला। उसने अपने थैले को संभाला। ये थैले के अंदर सामान रखता है और यहाँ से सामान रखकर वो घर को बंद करता है और आराम से निकल जाता है। यानी कि रफू चक्कर हो जाता है। इसके बाद एक एक करके कई दिन बीत जाते हैं। 3 की ये घटना थी, 3, 4, 5, 6 लगभग ऐसे ही तारीख बीत रही थी। 6 जून 2017 की सुबह लगभग 8 बजे के आसपास का वक्त था। जो इस घर के ठीक सामने ID 147 के जो ठीक सामने घर होता है, उसमें प्रजापति रहते हैं। प्रजापति को अजीब सी दुर्गंध आ रही थी, स्मेल आ रही थी। वो सोचते हैं कि आखिरकार ये कहाँ से दुर्गंध आ रही थी। वो इधर उधर देखने की कोशिश करते हैं। इसके बाद अब वहाँ के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और फिर घर के मकान मालिक को बुलाया जाता है और उनका नाम दिवेश होता है और वो मौके पर आते हैं। इसके बाद उन्हें भी वही स्मेल आती है। वो जब किराएदार दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे, इसके बाद दिवेश भाई मौके पर पहुंचते हैं और पुलिस को फ़ोन करते हैं। इंस्पेक्टर अनिल देसाई अपनी टीम के साथ पहुंचते हैं। तब तक दरवाज़ा नहीं खुला था। अब देसाई और आसपास के लोगों की मौजूदगी में दरवाज़ा खोलते हैं। दरवाज़ा खोलते ही जैसे ही अंदर जाते हैं और स्मेल के माध्यम से वो किचन के अंदर जाते हैं और स्लैब के अंदर 2 गठरी, एक बोरी में बंधी हुई और दूसरा साड़ी में बंधी हुई थी। अब इसके अंदर देखते हैं कि लाश थी। लाश किसकी थी? क्योंकि 3 दिन उस लाश की स्थिति पर पूरा दुश्वार हो चुका था। लाश एकदम खराब हो चुका था, उसमें कीड़े पड़ चुके थे। लोगों का एक सेकंड भी रुकना वहाँ पर दुश्वार हो रहा था, मुश्किल हो रहा था। अब इसी बीच में वो जो दिवेश होते हैं, मकान मालिक होते हैं, उनसे कुछ जानकारियाँ जुटाई जाती हैं। पुलिस के माध्यम से उनकी फ़ोटो खींची जाती हैं लाश को। उसके बाद IPS धारा 302 और 201 गुजरात पुलिस एक्ट 135/1 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। दिवेश से पूछा जाता है कि आखिरकार यहाँ कौन रहता है, नाम क्या है, पता क्या है, इसके बारे में जानकारी जुटाई जाती है। तो वो दिवेश बताते हैं कि उनके दूर के रिश्तेदार चाचा लगते हैं। उनके चाचा का नाम सुरेश भाई है। सुरेश भाई का बेटा विपुल होता है, जो उनकी नौकरी अहमदाबाद में लग जाती है। उसी के लिए घर चाहिए था। यानी कि दिवेश ने सुरेश भाई के कहने पर अपने बेटे के घर को दिया था। अब इसके अंदर उसने पूछा कितने लोग रहते हैं, तो उसने बताया कि कंचन बेन मोदी, यानी उस महिला की उम्र लगभग 55 साल के आसपास रही होगी, और उनका बेटा पीपल मोदी, जिसकी उम्र लगभग 36 साल के आसपास रही होगी, उसकी पत्नी सुजाता, जिसकी उम्र लगभग 33 या 34 साल के आसपास रही होगी, और उनकी एक बेटी 4 वैष्णवी थी, जो 4 सदस्य थे। और लेकिन मौके पर 2 ही लाश मिली थी। अब 2 कहाँ थे, ये सवाल था। उसके घर वाले से बाकी लोगों से बातचीत की जाती है तो इसके घर वालों के लोगों तक सूचना दी जाती है आखिरकार यह सुजाता वैष्णवी कहाँ है। तब पता चलता है कि सुजाता और उसके पति विपुल के बीच झगड़ा हो चुका था, वह अपने मायके चली गई है। अब पुलिस ने उस सुजाता से संपर्क साधने की कोशिश की, उससे बातचीत करने की कोशिश की तो महाराष्ट्र का एक ज़िला लगता है सतारा की एक जगह लगती है शिवनगर, वहाँ के रहने वाले होते हैं। पुलिस वहाँ से बुलवाती है और पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद वो शुरू में तो इधर उधर की बातें कर रही थी, लेकिन जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो वो पूरी कहानी बताती है कि पिछले कुछ साल पुरानी बात है, उसके पति की मौत हो जाती है और उसी पति से उसकी एक बेटी पैदा होती है। अब उसकी दूसरी शादी किसी जगह नहीं हो रही थी, तभी पता चलता है कि जो विपुल है उनकी भी शादी नहीं हो रही है। इसीलिए दोनों का आपस में रिश्ता तय हो जाता है। रिश्ता तय होने के बाद कुछ दिन बाद पता चलता है कि विपुल की नौकरी अहमदाबाद में लग चुकी है, प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहे हैं। अपनी पति और बेटी के साथ, सास के साथ वो मकान नंबर 147D वहाँ चले आते हैं रहने के लिए। आराम से रह रहे थे। सास बीमार होती है तो सास को लेकर जाना पड़ता था श्री राम हॉस्पिटल के अंदर। जब वहाँ सास को लेकर जाती थी तो वो लगभग उनका नंबर बहुत देर में आता था, तो इंतज़ार करना पड़ता था। और जब उनका जो बलदेव सिंह चौहान होते हैं उनसे दोस्ती हो जाती है, बलदेव सिंह चौहान उनके घर पे आना जाना शुरू हो जाता है। सास ने एक दिन उन दोनों को एक साथ देख लिया
और देखते ही वो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन वो अपनी सास को कसम देती है कि यह बात अगर तुमने अपने बेटे को बताई तो वह जहर खाकर अपनी जान दे देगी। जब यह माँ बात सुनती है तो वह डर जाती है कि उसका बेटा कैसे रहेगा, कैसे नहीं रहेगी, क्योंकि उसकी शादी पहले हो नहीं रही थी और बड़ी मुश्किल से उसकी शादी हुई है। तो यह बात वो किसी से नहीं बताती हैं। ऐसे ही वक्त ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाता है। जो बलदेव सिंह होते हैं वो उनकी हिम्मत और बढ़ जाती है, और जो सुजाता यानी उसकी जो बहू होती है उसकी भी हिम्मत बढ़ जाती है। सास कुछ चाह कर भी कुछ नहीं कह पाती, कुछ कर नहीं पाती। लेकिन एक दिन उनका पति जो होता है वो जल्दी काम से वापस आ जाता है और अपनी आंखों से सब कुछ देख लेता है कि वो कंपाउंडर के साथ थी। आपत्तिजनक स्थिति में यहाँ जो कंपाउंडर सिंह होता है, कंपाउंडर यानी बलदेव सिंह, वो मौका पाते ही भाग जाता है। लेकिन विपुल अपनी पत्नी को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है, पीटता है। जब मार पिटाई करता है तो सुजाता अपने मायके चली जाती है नाराज़ होकर। अब पुलिस के लिए सुजाता के पास कोई ऐसा सस्पेक्ट वाली बात नहीं मिल पा रही थी कि इसने कत्ल किया होगा। लेकिन एक नाम सामने आता है, बलदेव सिंह चौहान। अब पुलिस ने श्री राम हॉस्पिटल में जाकर दबिश दी तो पता चलता है कि वो अचानक से लापता हो गया है, भाग गया है। पुलिस ने आखिरकार उसकी तलाश करना शुरू किया। कड़ी मशक्क़त के बाद वो 2 दिन बीत जाते हैं तो पुलिस उसे हिरासत में लेती है। जैसे ही पुलिस हिरासत में लेती है तब उससे बातचीत करना शुरू करती है। तो कंपाउंडर जो बलदेव सिंह चौहान होता है वो आखिरकार पुलिस को बताता है, सारी कहानी बताता है कि जब वह घर में अचानक से आ जाया करता था तो यह बात सुजाता से अवैध संबंध बनाया करता था। लेकिन पति को जैसे ही पता चलता है तो उसने उसके साथ मारपीट की। मारपीट करने के बाद जब ये सुजाता चली जाती है तो उसे लगता है कि अब वो कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्योंकि वो उससे मिल नहीं पा रहा था। इसी से वो गुस्से में तिलमिलाया हुआ था। और 29 मई 2017 की शाम जब वो घर पहुंचता है पर उससे सास से बातचीत करता है तो जो सास कंचन मोदी होती हैं वो जो है अपनी बहू को वापस भेज देती हैं। तो इतना गुस्सा करने लगती हैं, उससे गाली गलौज कर लेती हैं, कंपाउंडर को के ऊपर हाथ छोड़ देती हैं। कंपाउंडर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उस समय तो कंपाउंडर वहाँ से चुपचाप चला जाता है। लेकिन वो रास्ते में जाते वक्त चाकू खरीदता है, गड़ासा खरीदता है, कुल्हाड़ी खरीदता है और मौका मिलता है 3 जून 2017 की शाम लगभग 8 बजे के आसपास वह घर आता है। पहले माँ का कत्ल करता है, फिर बेटे का कत्ल कर देता है। पुलिस के सामने उसने अपना जुर्म कबूल कर लेता है। पुलिस उसे गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। 24 अगस्त 2017 को इस मामले में अहमदाबाद की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जाती है। कई साल तक केस चलता रहता है। दोनों पक्षों के वकील अपने अपने क्लाइंट के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे। उन्हें बचाने की हर पक्ष में कोशिश की जा रही थी। लेकिन एक पक्ष हार जाता है और एक पक्ष सारे सबूत इकट्ठा करके जज के सामने रख देता है। 8 जुलाई 2024 को आखिरकार बलदेव सिंह चौहान को दोषी मान लिया जाता है और फिर 10 सितंबर 2024 को सेशन कोर्ट की तरफ से मामले में फैसला आता है कि इसे दुर्लभ केस माना जाता है। और जज साहब ये कहते हैं कि इस व्यक्ति को तब तक फांसी के फंदे पर लटकाया जाए जब तक इसके प्राण न निकल जाएं, क्योंकि इसने अपनी हवस को पूरी करने के लिए एक बुजुर्ग महिला और उनका बेटे का कत्ल कर देता है जो उन बूढ़ी महिला का ख्याल रखता था। उसको हमेशा हमेशा के लिए बहुत दर्दनाक तरीके से मारा है, इसीलिए इसको भी जीने का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि जो बचाव पक्ष का वकील होता है उसे तमाम तारीखें दलील दी जाती है, लेकिन वह दलील उसके काम नहीं आती है। दोस्तों, इस पूरा घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपका दिल दुखाना नहीं है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि इस तरह से कोई भी अनचाहे रिश्ते बन जाते हैं। जैसे सुजाता और इस बलदेव सिंह चौहान का ऐसा रिश्ता बना था और रिश्ते में कहीं न कहीं बहुत ही बड़ी कत्ल हो जाता है, जिसमें एक माँ और बेटे का कत्ल कर दिया जाता है। दोस्तों, तो आप लोग ऐसे रिश्ते, ऐसे लोग, ऐसे समाज से बच के रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।